Good morning all of you. I am Mohammad Junaid, Assistant Professor, College of Law, IIMT University, मेरठ। जनरल एक्सेप्शन के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने जनरल एक्सेप्शन आईपीसी का पढ़ा था, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टॉपिक बड़ा है। तो लेट्स स्टार्ट। जनरल एक्सेप्शन आईपीसी में चैप्टर 4 है और इसके प्रोविजन की बात करें तो जो प्रोविजन दिया है आईपीसी में सेक्शन 76 to 106। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, पढ़ा भी था, सेक्शन 76, सेक्शन 77, सेक्शन 78 और सेक्शन 79। थोड़ा सा उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। जनरल एक्सेप्शन बेसिकली जो आईपीसी में चैप्टर 4 में हम पढ़ते हैं, इसका पर्पज क्या है, क्यों इसको जनरल एक्सेप्शन कहा जाता है, क्यों जनरल एक्सेप्शन है ये। बेसिकली नॉर्मल कोई इंसान अगर कोई किसी की मर्डर कर दे, किसी का डेथ कॉज कर दे या किसी को इंजरी कॉज कर दे, तो उसके लिए डिफेंस का एक प्रोविजन है हमारे चैप्टर में, आईपीसी के चैप्टर में, चैप्टर 4 है जनरल एक्सेप्शन। नॉर्मल अगर इंसान कोई किसी का मर्डर करता है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलता है और उस पर चार्जेस लगते हैं सेक्शन 302 का, ये पता है आप लोगों को। तो बेसिकली जो जनरल एक्सेप्शन है वो बचाव देता है। किस मामले में बचाव देता है? जैसे कोई आपने क्या कर दिया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर दिया, कोई अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है, अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है, उसके एक्ट के बारे में क्या होगा, वो उसका एक्ट किस में आएगा। अगर कोई अनसाउंड माइंड है, उसने किसी का मर्डर कॉज कर दिया, तो क्या उसे बचाव मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसके बारे में। कोई 7 साल से कम का कोई बच्चा है, बिलो 7 ईयर्स एज कोई चाइल्ड है, उसने अगर किसी की जान ले ली, उसके लिए क्या प्रोविजन है आईपीसी में। ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है जहां पे कंसेंट, गुड फेथ की बात की गई है। कंसेंट क्या होता है, गुड फेथ क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हम पूरा पढ़ रहे हैं जनरल एक्सेप्शन, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। वो 2 पार्ट में क्या हम डिवाइड करते हैं, इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम जो पढ़ते हैं प्रोविजन सेक्शन 76 to 95 और सेकेंड वन है सेक्शन 96 to 106। जो फर्स्ट पार्ट है सेक्शन 76 to 95, इसमें हम बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ के बारे में पढ़ते हैं। बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ कब किसको जस्टिफाई करता है। एक तो बाउंड बाय लॉ, जैसे हमारा कोई सुपीरियर अथॉरिटी है, कोई सुपीरियर अथॉरिटी का मतलब यह है कोई कमांडर है, हमसे बड़े पद पर है, किसी ऑफिसर रैंक का कोई अधिकारी है, वो मुझे कोई ऑर्डर देता है, उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए अगर मैं किसी की डेथ कॉज करता हूं या मर्डर कॉज करता हूं, तो उसके लिए बचाव का प्रोविजन है। वो कैसे है? क्योंकि हम बाउंड हैं। अगर हमारा अथॉरिटी, सुपीरियर अथॉरिटी हमें कोई ऑर्डर देता है, उस ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं, बोलते हैं इस मॉब पर आप गोली चलाइए, इस जो भीड़ पर आपको गोली चलाना है। अक्सर देखते होंगे कि जो हमारे सेना के आर्मी होते हैं, ये सब लोगों को कमांडर जो उनके चीफ होते हैं, उनका ऑर्डर का फॉलो करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि वो सुपीरियर अथॉरिटी है। सुपीरियर अथॉरिटी के ऑर्डर को अगर हम फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम बाउंड बाय लॉ है, लॉ के द्वारा बाउंड है। अगर लॉ के द्वारा बाउंड है और हम उस बाउंड के अकॉर्डिंग अगर हम कोई एक्ट करते हैं, कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो बचाव है, डिफेंस है आईपीसी में। बहुत अच्छा बचाव है। जनरल एक्सेप्शन में यही सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और चीजों को आगे पूरा एलिबोरेट करके पढ़ेंगे। तो बाउंड बाय लॉ, एक तो बाउंड बाय लॉ, लॉ के द्वारा बाउंड है उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। जैसे एक मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताया था, सेक्शन 78, कोई जल्लाद है वो किसी को फांसी पे चढ़ाता है, तो उसे क्यों नहीं मर्डर का चार्ज लगता है? अगर नॉर्मल बात किया जाए कि एक प्रूडेंट मैन किसी इंसान को फांसी पे चढ़ाए तो उसके लिए क्या है सजा? सजाए मौत है। दफा 303, 302 मर्डर का चार्ज लगेगा उसके ऊपर। तो नॉर्मल इंसान जब करेगा तो उसके फांसी, लाइफ इंप्रिजनमेंट का कन्विक्शन दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। बट अगर एक जल्लाद जो है वो अगर किसी को फांसी पे चढ़ाता है तो उसको क्यों सजा नहीं मिलती है? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि रीजन इसका जो है हम इसमें पढ़ते हैं, जो सेक्शन है सेक्शन 78। क्या करते हैं कि जल्लाद क्या करता है, कोर्ट और कोर्ट का जो ऑर्डर है, जजमेंट है, उसको क्या करता है? फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ है, लॉ के द्वारा बाउंड है और उसको अपॉइंट किया गया उस काम करने के लिए।
इसलिए अगर हम लॉ के किसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, कोर्ट के किसी जजमेंट को फॉलो करते हैं, तो उसके लिए उसको बचाव मिलता है, और वो बचाव है सेक्शन 78 का। सीधे एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में और सीधे सेक्शन पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 78 कि जल्लाद अगर किसी को फांसी देता है तो वो किस सेक्शन के तहत बचाव लेता है आईपीसी में, तो सेक्शन 78 है। क्यों? क्योंकि बाउंड बाय लॉ है। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम इसमें पढ़ेंगे आगे, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। वो जो दूसरा पार्ट हम पढ़ रहेंगे उसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, आरपीडी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। राइट टू प्राइवेट डिफेंस बॉडी भी होता है और राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी भी होता है। जैसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस बोल रहे हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा में अगर राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आप किसी की जान ले लेते हैं, डेथ कर देते हैं, उसके लिए क्या प्रोविजन है आईपीसी में। और राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर आप किसी का डेथ कॉज करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोविजन है आईपीसी में। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल एक्सेप्शन का पार्ट 1, जिसमें हमने जस्टिफाइड बाय लॉ और बाउंड बाय लॉ के रिगार्डिंग हमने चीजों को देखा। हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 76 जो मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है, और मिस्टेक ऑफ लॉ, दो चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है। देखिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होता है वो जस्टिफाई है लॉ में, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो जस्टिफाई है लॉ में। क्यों? क्योंकि अगर तथ्य की भूल है, कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, वो कोर्ट उसको मान के चलता है, प्रिजम्पशन है कोर्ट का कि वो बचाव है। कैसे बचाव है ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। हमने बताया भी थी लास्ट में सेक्शन, जब आपको सेक्शन क्या बोलते हैं 76 पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में और मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, ये बताया था मैंने आपको। मिस्टेक ऑफ लॉ, ignorantia of law is not excusable, is not excusable, और ignorantia of fact is excusable। तथ्य की भूल जो है, ignorantia of fact जो है वो जस्टिफाई है, बट ignorantia of law जस्टिफाइड नहीं है। इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया था उस लेक्चर में, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल है। तो हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो उसमें बता रहे हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ क्या था उसके बारे में। तो ये नॉर्मल हमने बताया था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होता है वो जस्टिफाई है, और मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो जस्टिफाई नहीं है। और उसके बाद हमने सेक्शन 77 पढ़ा था, और सेक्शन 78 जो हमने अभी आपको बाकायदे एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि जल्लाद अगर किसी को फांसी पे चढ़ाता है तो वो किसका बचाव लेता है। तो जनरल एक्सेप्शन में यही सारे हम डिफेंसेस पढ़ रहे हैं कि क्या डिफेंस मिलेगा। और हमने लास्ट में 79 पढ़ा था जो जस्टिफाइड करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ को। और लास्टली अब हम स्टार्ट करते हैं आगे जो सेक्शंस इसमें है, क्योंकि ये प्रोविजन पूरा इसमें है, क्या बोलते हैं, सेक्शन 76 से लेके 106 तक। तो पहला पार्ट अभी हम इसका पढ़ रहे हैं। जो पहला पार्ट है उसमें हमने 4 सेक्शन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उसी लेक्चर सीरीज में आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 80, सेक्शन 81, सेक्शन 82 एंड सेक्शन 84। पहले हम इस 4 सेक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्या है इस चारों सेक्शन के बारे में। और बड़ा इंपॉर्टेंट है जनरल एक्सेप्शन, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से इलस्ट्रेशन पूछते हैं, तो आप इसको एक एक पॉइंट पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, सेक्शन 80 क्या है। सेक्शन 80, सेक्शन 80 कहता है एक्सीडेंट डूइंग इन लॉफुल एक्ट। एक्सीडेंट डूइंग इन लॉफुल एक्ट। लॉफुल एक्ट मतलब ऐसा एक्ट जो क्या है, विधि के द्वारा उसको लॉफुल बनाया गया है। लॉफुल एक्ट का मतलब ये होता है कि आप जिस एक्ट को कर रहे हैं वो लॉफुल है लॉ की नजर में। उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे वो अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू जब आपको एलेबोरेट करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। कैसे?
डूइंग मतलब कोई एक्ट करते हुए, एक्ट मीन्स कोई कार्य करते हुए। तो सेक्शन 80 जो 80 है ये बेसिकली एक्सीडेंट पर बेस्ड है कि कोई एक्ट करते हुए, लॉफुल एक्ट करते हुए अगर आपसे कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए क्या बचाव है। तो बचाव कैसे है ये हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जब बताएंगे कि क्या है। जैसे अगर आप जो एक्ट कर रहे हैं वो लॉफुल मीन्स से कर रहे हैं, लॉफुल मीन्स, और लॉफुल मैनर में कर रहे हैं, लॉफुल मैनर में कर रहे हैं। लॉफुल मीन्स से कर रहे हैं मतलब जो आपने साधन इस्तेमाल किया है वो कैसा है, लॉफुल है, लीगल है, और उसको आप लॉफुल मैनर में कर रहे हैं। ये एक्सीडेंट कैसे माना जाएगा उसको कि वो एक्सीडेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक लकड़हारा है, लकड़ी चीर रहा है कुल्हाड़ी से, और वहां ऐसे जगह पर चीर रहा है लकड़ी को कि कोई भी ऐसा एक्सीडेंट का संभावना, प्रोबेबिलिटी नहीं है कि किसी को लग सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो लकड़ी को कुल्हाड़ी से जब चीर रहा है तब अगर उसका फॉल निकलकर, कुल्हाड़ी का फॉल निकलकर अगर किसी पर्सन को जो वहां से गुजर रहा है एक्सीडेंटली लग जाता है। कैसे? एक्सीडेंटली। दुर्घटना तभी माना जाएगा कि जब वो एक्सीडेंटली हो, किसी इंसान को वो निकलकर लग जाए और उसको लगने के बाद वो मर जाए उससे, तब वो एक्सीडेंटली माना जाएगा। जैसे अगर वो अपना एक्ट जो कर रहा है वो लॉफुल मीन्स में कर रहा हो और लॉफुल मैनर में कर रहा हो, और उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि कोई क्रिमिनल एक्ट का इंटेंशन नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्मली हम अगर देखा जाए, नॉर्मली भी अगर सोचें कि कोई इंसान अगर लकड़ी चीर रहा है और उसका फॉल कुल्हाड़ी का निकल कर किसी सामने वाले पर्सन को लग जाता है एक्सीडेंटली, तो वो बचाव मिलेगा उसको किस सेक्शन का? सेक्शन 80 का, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है एक्सीडेंट डूइंग इन लॉफुल एक्ट, मतलब ऐसा एक्ट जो आप लॉफुल साधन से, मतलब लॉफुल तरीके से कर रहे हैं, अनलॉफुल होगा तो उसमें बचाव नहीं मिलेगा। अभी इसका एक दूसरा एग्जांपल हम देंगे जहां पे इसको बचाव नहीं मिलेगा। पहला एग्जांपल में यह है कि लकड़हारा चीर रहा है, वहां से अचानक से कोई इंसान गुजरता है और उसका फॉल निकलकर किसी ऐसे इंसान को लग जाता है जो एक्सीडेंटली उसको लगता है और मर जाता है, तब यहां पे बचाव मिलेगा सेक्शन 80 का। और इसका दूसरा एग्जांपल ले जहां पे इसको बचाव नहीं मिलेगा, डिफेंस नहीं मिलेगा जनरल एक्सेप्शन में सेक्शन 80 का, वो क्या है? जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहां पे खेल रहे हैं और यहीं पर लकड़हारा के द्वारा चीरा जा रहा है, और उस दरमियान क्या होता है कि कुल्हाड़ी का फाल निकलकर किसी बच्चे को लग जाता है और वो बच्चा मर जाता है। तो क्या यहां पर सेक्शन 80 का बचाव मिलेगा जो हम यहां पढ़ रहे हैं? एक्सीडेंट डूइंग इन लॉफुल एक्ट, क्या यहां पे बचाव मिलेगा सेक्शन 80 का? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो वो एक्ट कर रहा है वो लॉफुल एक्ट नहीं है। क्यों लॉफुल एक्ट नहीं है? जब उसको पता है कि मैं जहां पे लकड़ी चीर रहा हूं वहां पे बच्चे खेल रहे हैं, तो एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है उसका फल निकलकर किसी को लग जाए, कभी भी लग सकता है, किसी बच्चे को लग सकता है। तो यहां पे जो प्रॉपर लॉफुल मैनर की बात की गई है, लॉफुल मीन्स की बात की गई है, दोनों नहीं है। एक लॉफुल मैनर में नहीं किया जा रहा है और लॉफुल मीन्स से भी नहीं किया जा रहा है। तो सेक्शन 80 के बचाव के लिए जरूरी है कि जो आप एक्ट कर रहे हैं वो एक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल मीन्स से किया गया हो और अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अनलॉफुल होगा तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा सेक्शन 80 का। तो बेसिकली जो सेक्शन 80 है वो एक्सीडेंट की बात करता है, और एक्सीडेंट तभी ऐसा कुछ हो जाए जो आप एक्ट कर रहे हैं, उस एक्ट को करते हुए किसी को अगर चोट लग जाए और उस चोट से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अगर आपका एक्ट लॉफुल है तो आपको डिफेंस मिलेगा, अगर लॉफुल नहीं है तो उसके लिए आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 80 के लिए जरूरी है कि जो एक्ट कर रहे हो वो लॉफुल मीन से कर रहे हो और अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 80 हमने देखा यहां पे, और दोनों एग्जाम्पल भी हमने यहां पे देखा, उस दोनों एग्जाम्पल से इसको क्लियर किया हमने। अब आगे नेक्स्ट जो दूसरा सेक्शन है वो सेक्शन है सेक्शन 81। सेक्शन 81 क्या है उसके बारे में देखते हैं हम लोग।
81 को डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भी कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्यों है, आइए देखते हैं। सेक्शन 81, सेक्शन 81 क्या है? सेक्शन 81 बेसिकली बेस्ड है, एक डॉक्ट्रिन है, वो डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन नेसेसिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी बोले तो आवश्यकता का सिद्धांत। क्या? आवश्यकता। नेसेसिटी मीन्स क्या होता है? आवश्यकता। क्यों नेसेसिटी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 81 में, और उसका कब डिफेंस बचाव मिलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सेक्शन 81 नेसेसिटी की बात करता है। तो सेक्शन 81 का जो मार्जिनल है, मार्जिनल नोट क्या कहता है? एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेक्शन 81 जो है वो कह रहा है कि जो बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पर, जिसको रूल ऑफ नेसेसिटी भी कहते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भी कहते हैं, इसका मार्जिनल क्या कहता है? मार्जिनल कहता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड प्रिवेंट टू अदर हार्म। किसकी प्रिवेंट करने के लिए? अदर हार्म को रोकने के लिए, दूसरे हानि को बचाने के लिए। टू प्रिवेंट अदर हार्म, किसी दूसरे हार्म को बचाने के लिए। एक प्रिंसिपल जो हम नेसेसिटी पढ़ रहे हैं, इसमें बेसिकली क्या है, इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि बड़े हानि को, बिगर हार्म, बड़े हानि को बचाने के लिए छोटा लॉस किया जा सकता है। इसी पर बेस्ड है ये कि अगर कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है तो उस बड़ी दुर्घटना को अगर छोटी दुर्घटना करके बचाया जा सकता है तो उस छोटे दुर्घटना को हम कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू और इसमें जो केस लॉ है उस केस लॉ के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 81, तो इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सेक्शन 81 जो है बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है। नेसेसिटी कैसे है, आवश्यकता कैसे है, उसके बारे में हम डिटेल कर रहे हैं। कह रहा है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, ऐसा कोई एक्ट जिससे हार्म कॉज किया जाए बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। इंटेंशन कैसा है? विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। अगर इंटेंशन से किया जाएगा तो वो बचाव नहीं है, डिफेंस नहीं है, इसीलिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के। हमारा इंटेंशन आशय कैसा है? किसी को लॉस करने का नहीं है, किसी को हानि करने का नहीं है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन हम एक पब्लिक यूटिलिटी को, पब्लिक बहुत सारे लोगों को हार्म, जैसे बहुत लोगों को नुकसान हो सकता है, उसको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो यहां पे दूसरा वर्ड लिखा है विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड प्रिवेंट टू अदर हार्म। क्या? किसको बचाने के लिए? दूसरे हार्म को बचाने के लिए। तो बेसिकली इस पे एग्जांपल जो है उस दोनों एग्जांपल को हम देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। सेक्शन 81 नेसेसिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल रहायशी इलाका, मतलब कहीं पे कॉलोनी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे, भाई रहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे आग लग जाती है। क्या लग जाता है? आग लग जाता है, फायर। और आग लगता है तो वो आग फैल रहा है बहुत, भाई एक कॉलोनी में लगा तो जितने भी आसपास में लगे हुए उससे घर हैं, सारे घरों में वो आग क्या हो रहा था? फैल रहा था। सब जगह फैलेगा, ऑब्वियस सी बात है, जब कहीं आग लगेगा तो और दूर तक, काफी दूर तक फैलेगा। तो उसको बचाने के लिए, मतलब देखिए हमारा जो रूल है उस पर डिपेंड, देखिए नेसेसिटी, क्या रूल है? नेसेसिटी, आवश्यकता। क्यों आवश्यकता पड़ी, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि उस आग को फैलने से रोकने के लिए, उस आग को फैलने से रोकने के लिए जो आसपास जहां पे आग लगी हुई है घरों को गिराया जा रहा है। क्यों गिराया जा रहा है? क्योंकि वो आग जो है वो आगे तक ना फैल सके, जिससे बहुत बड़ा लॉस ना हो किसी को, बहुत बड़ा लॉस ना हो किसी को। इसलिए क्या किया जा रहा है? जो आसपास जहां पे आग लगी हुई है, मकाने जो है, बिल्डिंग्स हैं, उसको क्या किया जा रहा है? गिराया जा रहा है कि आग बहुत आगे तक ना फैले। क्यों?
क्योंकि नेसेसिटी है, आवश्यकता है। जो हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं सेक्शन 81 में, नेसेसिटी 81 इसी पर बेस्ड है कि जहां पे बहुत नेसेसिटी हो, आवश्यकता हो, वहां पे क्या किया जा सकता है, बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म किया जा सकता है। अगर 2-4 घर गिराने से उस आग को रोका जा सकता है, जो बहुत ही वाइड हो सकता था, बहुत विकराल रूप ले सकता था, उसको अगर रोका जा सकता है तो ऐसे हार्म को, ऐसे लॉस को किया जा सकता है। बेसिकली इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो यहां पे उसको बचाव मिलेगा। अगर जो कहे कि हमारे मकान को गिरा दिया गया, तो उस पे बचाव के लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन 81 है। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन हमने पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। दूसरा एग्जांपल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है, अक्सर पूछता है। दूसरा एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल है एक बड़ा सा क्रूज है, ठीक है, क्रूज जो समुद्र में चल रहा है और उस पर बहुत सारे पैसेंजर हैं, यात्री हैं, बहुत सारे यात्री सवार हैं, करीब 150-200 कह सकते हैं या 500 कह सकते हैं आप। तो बहुत सारा बड़ा क्रूज है, उसमें बहुत सारे यात्री सवार हैं, पैसेंजर हैं, ठीक है। और एक छोटा सा क्या है, नाव है, उसमें 2 से 3 लोग सवार हैं। तो जो कप्तान है जहाज का, वो देखता है कि ये जो सीधे अगर हम इस रास्ते से गुजरते हैं तो खतरा ये है कि ये सारा नाव डूब सकता है, क्योंकि आगे कुछ ऐसा पानी का जो रास्ता है वो सही नहीं है। अगर उस रास्ते से वो जाता है कप्तान लेकर उस क्रूज को, तो उसमें क्या होता है कि डूबने का खतरा है। और ये जो नाव यहां बगल में है, अगर इसको टक्कर मारते हुए, इंटेंशन ये नहीं है कि सामने वाले को मार के जाया जाए, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन उसको बचा के निकल जाया जाए। अगर उसको करते हुए गलती से विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन अगर उस छोटे नाव में टक्कर लगता है और उस पे जो सवार व्यक्ति हैं अगर वो मर जाते हैं, तो अगर उसके बाद ये जहाज जो है बच जाता है जिसमें बहुत सारे लोग सवार हैं, तो ये वही वाली जो हम आपको प्रिंसिपल बता रहे थे। क्यों? क्योंकि नेसेसिटी ये है, नेसेसिटी ये है, आवश्यकता ये है कि अगर कोई बड़ा हार्म हो रहा है उसको बचाने के लिए छोटा हार्म किया जा सकता है। हमने पढ़ा था कि लाइकली टू कॉज हार्म विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड प्रिवेंट अदर हार्म। किसी दूसरे बड़े हार्म को रोकने के लिए अगर छोटा हार्म किया जाता है, छोटा नुकसान किया जाता है, तो वो सेक्शन 81 में, आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में डिफेंस है। कहां पर? चैप्टर 4 में, जनरल एक्सेप्शन में, सेक्शन 81, क्योंकि बेस्ड है ये प्रिंसिपल पर नेसेसिटी। नेसेसिटी क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि इसमें 500 से ज्यादा यात्री सवार थे। अगर कप्तान सीधे रास्ते से जाता तो बेसिकली क्या हो सकता था, वो ना क्रूज डूब सकता था और सारे लोग मर सकते थे। बट वो अगर रास्ता अपना बदल देता है और वहां पे अगर छोटे नाव है, उसमें कोई सवार है, इंटेंशन ये नहीं है कि हम उसको जानबूझकर मार कर जाएंगे, इंटेंशन ये है कि अगर हम उसको बचाते हुए निकल जाए तो ये जो बड़ा क्रूज है वो डूबने से बच सकता है। बट अगर उसमें छोटे नाव को कोई हार्म हो जाता है, उसको नुकसान हो जाता है, तो ऐसे बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म किया जा सकता है। ये दूसरा एग्जांपल था। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो केस लॉ आपको पता होना चाहिए। केस का नाम मैं बताता हूं आपको। 2 तो एग्जाम्पल हो गए, और लीडिंग केस जो है इस सेक्शन 81 का वो हम आपको बता दें। सेक्शन 81 का जो लीडिंग केस है वो है आर वर्सेस डुडले स्टीफन। इस केस का फैक्ट क्या था थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, और इसमें जो जज थे उस जज का नाम भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। वो जज है जस्टिस कोलरिज। कौन है? जस्टिस कोलरिज। तो अक्सर एग्जाम में ही पूछता है कि जज कौन थे इस केस में। तो इस केस में जज थे जस्टिस कोलरिज, और ये केस है, लीडिंग केस है सेक्शन 81 का, आर वर्सेस डुडले स्टीफन। केस में क्या था, एक 17 वर्ष का 17 इयर्स का चाइल्ड है, बच्चा है, और समुद्री तूफान में एक नाव पर उस पे 3 व्यक्ति सवार थे। और फैक्ट ये है उस केस का कि नाव में
खाने पीने का जो सामान था सब उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, और सारा सामान जब उस पे नाव पे ख़त्म हो गया तो अब जीने के लिए उसमें जो 2 व्यक्ति और सवार थे, 2 पर्सन, स्टीफन और डुडले, उन्होंने क्या किया कि सबसे छोटे कम उम्र का जो बच्चा था उस पे 17 साल का, इसको मार कर इसके मांस का भंजन किए, मांस को खाया। क्यों? क्योंकि ये जीने के लिए टुकड़े को, उसके जो भी बच्चा है उसको, इसलिए। और एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कोर्ट के सामने? एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि ऐसी नेसेसिटी थी कि हम जिंदा नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने क्या किया कि उस बच्चे के शरीर का जो भी उन्होंने गोश्त था या जो भी चाह उन्होंने उसका सेवन किया। तो कोर्ट ने इसको नेसेसिटी नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि हर किसी को पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है, हर किसी को जीवन जीने का अधिकार है, लाइफ एंड लिबर्टी हर किसी को है। तो आप किसी भी व्यक्ति को, भले ही वो छोटा है, इसका मतलब यह है कि वो वीकर है, कमजोर सेक्शन का आदमी है, तो आप उसको मारकर उसके मांस को नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि लाइफ का अधिकार, जीवन का अधिकार हर किसी को है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये एग्जांपल दें कि यहाँ पे नेसेसिटी है, बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी है, आवश्यकता थी कि अगर हम नहीं करते तो हम बच नहीं सकते थे। तो ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं थी कि आप किसी का जान लेकर किसी के मीट को सेवन करेंगे। तो यहाँ पे जो आर वर्सेस डुडले स्टीफेंस का जो केस था उसमें इसको कोर्ट ने नकार दिया, नेसेसिटी को नहीं माना, क्योंकि ये नेसेसिटी में नहीं आता है। तो ये इसका लीडिंग केस है, आर वर्सेस डुडले स्टीफेंस, और इसमें जो जज थे जस्टिस कोलरिज, ये आपको याद रखना है। और जो प्रिंसिपल है नेसेसिटी, उसमें यही है कि बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म किया जा सकता है। तो हो गया सेक्शन 80 और सेक्शन 81। 80 पढ़ा हमने एक्सीडेंट, और सेक्शन 81 पढ़ा हमने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, अब आइए सेक्शन 82 और 83 पर देखते हैं। सेक्शन 82 और 83। ओके, सेक्शन 82, सेक्शन 82, सेक्शन 82 क्या कहता है? एक्ट of a child, act of a child under 7 years of age, 7 साल से जो कम का बच्चा है, या अंडर द 7 years एज है, 7 साल से कम का कोई बच्चा है, उसका कार्य जो उसने एक्ट किया है उस पे क्या बचाव मिलेगा? बिलो 7 years एज। क्या है? बिलो 7 years ऑफ एज, 7 साल से कम का कोई बच्चा है, उसके बारे में आईपीसी में सेक्शन 82 है। और इस पे मैगजीन पूछता है अक्सर, डॉली इन कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स, इसका क्या मतलब है? डॉली इन कैपेक्स ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, और पूछता है किस सेक्शन से रिलेटेड है। तो आपको पढ़े हैं तो आपको पता है, तो आप बताएंगे कि ये डॉली इन कैपेक्स जो है वो सेक्शन 82 आईपीसी पर बेस्ड है। और डॉली इन कैपेक्स क्या होता है? उसमें यह कहा गया है कि बिलो 7 years एज का कोई बच्चा है, कोई चाइल्ड है, वो अगर किसी का अपराध करता है, वो कोई ऑफेंस करता है, तो उसको कहाँ बचाव मिलता है? सेक्शन 82 का। कैसे बचाव मिलता है, क्या रीजन क्या है बचाव देने का, वो सारी चीजें हम आपको डिटेल में बताएंगे, और उसको बताते हैं हम आपको। 82 में कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस अंडर द 7 years ऑफ एज। मतलब 7 साल से कम का बच्चा अगर कोई एक्ट करता है वो अपराध में नहीं आता है। नथिंग इज एन ऑफेंस, वो अपराध नहीं है। कैसे अपराध नहीं है? क्योंकि 7 साल के बच्चे को ये पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, नेचर उसको नहीं पता है, वो अपराध जो कर रहा है, ऑफेंस जो कर रहा है, उसके बारे में उसे कुछ नहीं मानता। कोर्ट उसको क्या मान के चलता है कि वो प्रिजम्पशन है कोर्ट का,
कोर्ट इसको प्रिज्यूम करके चलता है कि 7 साल के बच्चे को क्राइम के बारे में, उसके नेचर के बारे में, वो क्या कर रहा है, कौन सा एक्ट कर रहा है, उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। तो जो 7 साल से कम का बच्चा है उसके बारे में, और ये सेक्शन 82 और 83 को हम साथ में ही पढ़ते हैं, यहां पर भी वही चीज है, मगर अभी हम डिटेल में बताएंगे तो इसमें बताएंगे, दोनों को रिलेट करके पढ़ते हैं, सेक्शन 82 और सेक्शन 83 को। 82 और 83 को साथ में पढ़ते हैं। पहले हम 82 देख लेते हैं। सेक्शन 82 कहता है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, नथिंग इज एन ऑफेंस अंडर द एज ऑफ 7 years ऑफ चाइल्ड। अगर कोई 7 साल का बच्चा है वो कोई अपराध करता है तो वो अपराध नहीं है। क्यों? नथिंग ऑफेंस, पहले ही लिखा है नथिंग इज एन ऑफेंस, क्योंकि ऑफेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नेचर को नहीं जानता है, जो वो कर रहा है उसके बारे में उसको नहीं पता। अगर 7 साल का कोई बच्चा अगर किसी को गोली मार दे या किसी को चाकू मार दे, वो बचाव है। कैसे बचाव है? 82 आईपीसी में बचाव है। एक सवाल उठता है कि क्या जैसे कोई बच्चा है 7 साल का कम है, क्या उसके खिलाफ हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज कर सकते हैं? बच्चा तो हमें मार देगा अगर हम उसको नहीं मारेंगे तो। ये सवाल है। नेक्स्ट जो अभी हम अगला पार्ट पढ़ाएंगे आपको, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज, तो उसमें बताएंगे कि आप उस बच्चे के खिलाफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अनसाउंड माइंड के खिलाफ भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो डिटेल में बताएंगे, क्योंकि अपने जान को बचाने के लिए, अपना जान तो आप बचाएंगे ना, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो लाइफ की अपनी होगी, नहीं होगी? तो कोई देख रहे हैं कि 7 साल का बच्चा आपको चाकू लेके आ रहा है मारने, तो आप उसको नहीं मारने देंगे? नहीं मारने देंगे, क्योंकि आप वहां पे फिर राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो वो मार देगा आपको। इसीलिए अगर ये एक जो सेक्शन बना है सेक्शन 82 आईपीसी में, डॉली इनकैपेक्स, इनकैपेक्स का मतलब है कि अपराध करने में अक्षम। इनकैपेक्स मतलब इनकम्पिटेंट। इनकैपेक्स वर्ड किया गया क्योंकि मैगजीम है ये, तो मैगजीम में इसको इनकैपेक्स वर्ड यूज किया गया है, तो इसको बोलते हैं इनकम्पिटेंट। एक होता है कम्पिटेंट, एक होता है इनकम्पिटेंट। तो ऑफेंस करने में, अपराध करने में 7 साल से कम का जो बच्चा है उसको क्या माना जाता है? इनकम्पिटेंट माना जाता है, और कोर्ट इसको मान के चलता है। और ये कंक्लूसिव प्रूफ है। क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में कंक्लूसिव प्रूफ वो प्रूफ होता है जिसमें कोर्ट के सामने अगर कोई सबूत भी पेश किया जाएगा तो कोर्ट उससे लेने से डिनाई कर सकता है, मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कंक्लूसिव प्रूफ है। कोर्ट में इस बात को यह साबित नहीं किया जाएगा कि 7 साल से कम का बच्चा अपराध कर सकता है। कोर्ट उसको मान के चलेगी कि 7 साल से कम का बच्चा है, अगर उसने किसी का मर्डर किया है या किसी को चाकू मारा है तो वो अपराध की श्रेणी में ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? ये हमने यहां से देखा सेक्शन 82 पर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप अच्छे से हमने बता भी दिया आपको। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि 7 साल से कम का कोई बच्चा है और वो अगर नेचर नहीं जानता है उसकी 7 साल से कोई बच्चा अगर कोई अपराध करता है, नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाई अ चाइल्ड अंडर 7 years एज। अगर 7 साल के बच्चे के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो वो क्या माना जाता है कि वो ऑफेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नेचर को नहीं जानता है, वो क्या कर रहा है उसको इसके बारे में नहीं पता है। तो ये बेसिकली आपको सेक्शन याद रखना है 82, और उसका मार्जिनल याद रखना है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, और ये मैगजीन याद रखना है आपको डॉली इन कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स का मतलब ये है कि ऑफेंस करने में इनकम्पिटेंट। अगर कोई बच्चा है वो अपराध करने में इनकम्पिटेंट है, वो कैसे इनकम्पिटेंट है? क्योंकि वो उसका नेचर नहीं जानता है, वो क्या कर रहा है वो उसको नहीं पता, इसके लिए उसको इनकम्पिटेंट मानते हैं। तो ये रहा सेक्शन 82। आइए इससे कोरिलेट करके सेक्शन 83 पढ़ते हैं। 83 क्या है? जो इसी से मिलता जुलता है। ये डॉली इनकैपेक्स था और ये डॉली कैपेक्स है। डॉली कैपेक्स कैसे है आइए बताते हैं। एज का थोड़ा अंतर है इस दोनों में, वही मेन डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है सेक्शन 82 और सेक्शन 83 में। सेक्शन 82 हमने पढ़ा और यहाँ पे हम देखते हैं सेक्शन 83। ये था डॉली इनकैपेक्स, डॉली इनकैपेक्स, और ये है डॉली कैपेक्स।
डॉली कैपेक्स। 83 क्या कहता है? 83 कहता है, सेक्शन 83 कहता है, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड